2 दिन बाद इससे डिस्चार्ज मिल गया और शामिर ने अगले ही दिन पूरी फैमिली का सवात जाने का प्लान बना लिया था। सभी राजी थे क्योंकि डॉक्टर की हिदायत जो उन्होंने हरम के मुतालिक दी थी इससे सब वाकिफ़ थे। हरम एक्साइटेड नहीं, सुपर एक्साइटेड थी। इसे लगा था वो एक मदद बाद घर से बाहर निकली है। सब अपनी गाड़ियों में रवाना हुए थे, शहरोज इन दोनों को, जबकि शामिर और हरम अपनी गाड़ी में थे। सारे रास्ते हरम सोती जागती रही जबकि शामिर मुसलसल ड्राइव कर रहा था। साथ साथ वो हरम की फिजूलगोई भी सुन रहा था। वहाँ पहुँचते ही होटल जो वो पहले ही बुक करवा चुका था, सब अपने अपने रूम्स में चले गए। फनी से अम्मा की जिद करने पर शहरोज के रूम में गई थी जबकि खौफ से इसकी जान सूख चुकी थी। दूसरी जानिब शामिर ड्राइव करके बहुत थक चुका था। इसने शावर लिया जबकि हरम बड़ी सारी मिरर वॉल इससे इस पर चमकवाती रोशनी को देख रही थी। वो शावर लेकर निकला तब भी हरम वही खड़ी थी। हरम फ्रेश हो जाओ, इसने अपना सेल फोन चेक करते हुए मसरूफ़ अंदाज में कहा। मीर हम बाहर चलते हैं। हरम इसके पास है, उसका हाथ पकड़ा। खुदा को मानो, न जाने कितने घंटे की ड्राइव करके अब सुकून मिला है। अब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँ, चुपचाप फ्रेश हो और सो जाओ। मेडिसिन भी लेनी है सोने से पहले। वो इसका हाथ अपने हाथ पर से हटाता हुआ बोला। तो हरम ने बुरा सा मुँह बनाया। आप कितने बुरे हैं मीर, क्या हो जाएगा अगर हम दोनों थोड़ा सा घूम आए। शामिर को लेटते हुए देखकर इसने कहा तो शामिर ने तकियों को अपने मुंह पर रख लिया। लेटकर इसे अच्छा खासा सुकून मिला था। हरम सोने दो, अब मत बोलना, वो तकियों में मुंह दिए बोला। तो हरम ने घूर कर इसको देखा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, वो बोली और इसकी जानिब देखा जो टिच से मिस ना हुआ। मैं जा रही हूँ अकेली मीर, वो बुलंद आवाज़ में बोली, मगर नतीजा वही। वो तो जैसे सो गया था। हरम को गुस्सा आने लगा। कोई भी बात नहीं मानता था ये शख्स इसकी। वो पाँव पर टकते हुए दरवाजे तक पहुंची मगर दरवाज़ा डिजिटल था जो कि कार्ड से खुलता था। इसे पलटकर खा जाने वाली नज़रों से शामिर को देखा। इसे मालूम था तभी वो इतने सुकून से पड़ा था। हरम दोबारा इस्तकाई मीर, इसने गुस्से से तकरीबन इसे झंझोड़ दिया जबकि शामिर का पारा अब हाई हो चुका था। तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो चिल्लाया जबकि हरम इससे 2 कदम दूर हुई। वो खौफजदा नज़रों से शामिर को देखने लगी जबकि शामिर ने गहरा सांस भरा। अजीब सिचुएशन थी, वो गुस्सा भी नहीं निकाल सकता था इस पर। हरम देखो, मैं थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं कल लेकर चलूँगा तुम्हें जहाँ कहोगी। इसने नरमी से कहा था और हमको भी से हौसला हुआ मगर दिमाग का भूत अब भी नहीं उतरा था। मीर मैं बोर हो रही, मुझे रेस्ट नहीं करना, मैं अम्मा के पास चली जाऊँगी, आप कार्ड दें। इसे दोनों हाथ कमर पर रखकर इसको बताया और कार्ड मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। ब्रो यानी तुम्हारा इसका मकल में मेरी बात नहीं आएगी। वो शाने उचकाकर तेवरी चढ़ा बोला। हरम की कलाई जो इसने इसकी तरफ बढ़ाई थी एक झटके से खींची। हरम इसे मिलने के लिए कहाँ तैयार थी, सीधा इसके सीने पे आ गिरी। मीर, इसने शामिर की सुर्ख नज़रों को धड़कते दिल के साथ देखा। तुम तो थकी हुई नहीं हो, मेरी थकावट उतार दो फिर। शामिर गंभीर मगर मध्यम लहजे में बोला और हरम के बाल कान के पीछे किए। उसका सुर्ख पड़ता चेहरा बड़ी तवज्जो से देख रहा था। आप मैं मुझे फ्रेश होना है। हरम का लहजा लड़खड़ा सा गया जबकि शामिर के दिमाग इसकी खूबसूरती और मासूमियत के आगे मफलूज होकर रह गया था। क्या ज़रूरत है, नरमी से कहकर इसने नरम हरम को अपने मुकाबले लेटा लिया। हरम के हाथ पांव कांपने लगे थे जबकि शामिर को इसके वजह से उड़ती हुई खुशबू और हाथों की कपकपाहट मजीद अपने अमल पर उकसा रही थी। इसने हरम की कमर पर हाथ डालकर इसे खुद से नज़दीक किया। हरम की सांसें भारी हो रही थी। रिलैक्स हरम, शामिर ने इसको प्यार से कहा, कहीं इसकी तबीयत ही ना बिगड़ जाए। बहुत नाजुक हो तुम, इसने हरम की गर्दन पर पहला वार किया जिससे हरम का वजूद साकित रह गया। शामिर को इसकी मज़ामत महसूस ना हो तो मज़म्मत महसूस ना हुई तो इसकी वरफगती दीवानगी में बदलने लगी। मीर हरम को इससे खौफ आया। शीश ज़्यादा नहीं बोलना, इसने उसको रोका और हमेशा की तरह हरम की सांसों को अपना कैदी कर लिया और हरम के दोनों हाथ अपनी गर्दन के गिर्द हाइल करके वो जैसे दुनिया माफ से गाफिल हो गया। हरम इसकी शिद्दतों पर सिमटती जा रही थी कि लाइट जो कमरे में हल्की फुल्की चल रही थी वो भी चली गई। शामिर जानता था यहाँ बारिश के बाद अक्सर लाइट चली जाती है। हरम को अंधेरे से मजीद घबराहट हुई और उसने शामिर का हाथ जोर से थामा। लाइट चली गई मीर, वो डर कर बोली। अच्छा हुआ मीर की जान, मीर तो शायद अपने हवासों में नहीं था। जल्द ही इसने हरम के हवास भी गायब कर दिए। लाइट कैसे चली गई? शहरोज़ की झंझलाई आवाज़ कमरे में नमूदार हुई। वो अभी फ्रेश होकर निकला था। यहाँ अक्सर बारिश के बाद लाइट चली जाती है। नीचे जो खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। अचानक ही मदम लहजे में बोली,
बड़ी मालूमात है, कितनी बार आ चुकी है और किस किस के साथ। शहरोज ने हतक आमिज लहजे में पूछा, जबकि वनीजा के मुड़कर देखने पर इसे मालूम हुआ वो हंस रहा था। इस वक्त वो लड़की इसकी बात से कितने टुकड़ों में तकसीम हुई, ये इसका खुदा जानता था। वनीजा खामोशी से शहरोज को देख रही थी, जबकि शहरोज भी इसकी आंखों में उतरती झील से जैसे शायद वो लड़की बहने से रोक चुकी थी, वो देख रहा था। इसने काफ़ी भारी बात की थी, हालांकि वो बात वाज़ेह नहीं थी, मगर इसके अंदर छुपा मफ़हूम वनीज़ा खूब समझती थी, जबकि शरोज़ भी अपनी बात की गहराई जानता था। तेज़ हवा के झोंके से वनीज़ा जैसे होश में आई, इससे माफ़ी मांग चुकी थी। वो नहीं जानती थी इसने इसे माफ़ किया या नहीं, मगर बार बार इसकी इज्जत की धज्जियाँ उखेड़ देता, ऐसा कि वनीज़ा के लिए बर्दाश्त करना मुहाल था। बहुत सारों के साथ वनीज़ा सफ़ाकी और से बोली और एक कदम शहरोज़ की तरफ उठाया, जबकि शहरोज़ ने घूर कर इसे देखा। बकवास बंद करो अपनी। क्यों, क्या हुआ? सच बोलूं तो भी कड़वा लगता है। वनीज़ा तल्ख मुस्कुराहट के साथ इसकी जानी बढ़ती जा रही थी, जबकि शहरोज़ पीछे कदम ले रहा था और जाते हुए जितनों के साथ रुकी, इधर इसी होटल में रुकी। वो मजीद बोली, इसका लहजा सीखी टून बता रही थी, वो अपने आपे में नहीं। वनीज़ा आई सेड क्या है कि कीप क्वाइट, बहुत बोल चुकी हो, शहरोज़ ने बर्दाश्त करते हुए कहा। आगे बढ़कर इसका हाथ सख्ती से झगड़ा, इस तरह के वनीज़ा को अपने हाथ में इसकी उंगलियां चुभती हुई महसूस हुई। क्या हुआ? वही तो बोल रही, जैसा आप सुनना चाहते हैं। वनीज़ा ने हैरत का इजहार किया तो शहरोज़ ने गुस्से से इसका मुंह जकड़ लिया। वनीज़ा, मेरी बर्दाश्त से बाहर मत जाओ, वरना वरना क्या, मार देंगे? मार दें, लेकिन सच अब यही है। मुझे अफसोस है आप जैसे पारसा को मुझ जैसी नापाक गलत औरत मिली। शट अप वनीज़ा, शहरोज़ ने इसकी चलती ज़बान को अपने थप्पड़ से बंद कर दिया। क्या शट अप? आपकी ज़रूरत भी कैसी हुई मुझसे सवाल करने की? वनीज़ा भी फट पड़ी। शहरोज़ खामोशी से इसके गाल पर छिपी अपनी सुर्ख उंगलियों को देखने लगा। क्यों खामोश हो जाओ अब? शहरोज़, बताएं मुझे, कौन सा गैरत मर्द मर्द अपनी बीवी से सवाल करता है? शर्म आनी चाहिए आपको। वो हलक के बल चिल्लाई तो शहरोज़ ने झपट कर इसके बालों को मिट्टी में जकड़ा, क्योंकि वनीज़ा बीबी अपनी आंखों से इन उंगलियों को किससे मर्द के लबों को छूते हुए देखा है। क्या मेरी गैरत मर चुकी थी? वो फंकारा तो वनीज़ा बुरी तरह रोती। हाँ, मर चुकी थी आपकी गैरत। क्यों नहीं? वहाँ सबके सामने थप्पड़ मारकर अपने साथ ले आए। क्यों छोड़कर आए मुझे वहाँ? आपसे ज़्यादा तो आपके भाई में गैरत है, कम से कम उन्होंने मुझे बीच चौराहे पे छोड़ा तो नहीं। वो दोबारा बोली तो शहरोज ने इसको पीछे बिस्तर पे धक्का दे दिया। अच्छा, क्या था वो? कात है, ग्रेट। वो गुस्से से ताली बजाकर बोला, जहर लगते हैं आप मुझे। वनीज़ा बेबसी से चिल्लाई तो शहरोज ने अपना मोबाइल जो वो उठाकर चेक करने लगा था, बेड पर इसके पास फेंका। अच्छा, तो कौन अच्छा लगता है फिर तुम्हें? वो बेड पर गिरी वनीज़ा के ऊपर झुका तो वनीज़ा की सीटी जैसे गुम हो गई। बोलो ना वनीज़ा मैडम को, कौन अच्छा लगता है? वो मर्द जो तुम्हें सराय। वो तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि बचपन से सराई जा रही हो, राइट? तो कौन अच्छा लगता है तुम्हें? वो उसकी आंखों में आंखें डाले पूछ रहा था। वनीज़ा पानी भरी सुर्ख आंखों को उसकी आंखों में गाड़ी हुई थी। आप, इसके लव बेलावाज फड़फड़ाए। शहरोज हैरत से इन होठों की हल्की सी जंबिश को देखने लगा, जबकि वनीज़ा की आंखों से जोरों के तार आंसू की लड़ी बन गई। जानती हूँ मैं कितना मुश्किल साबित होगा तुम्हारे लिए। वो सरसराते लहजे में इसकी उड़ती उड़ती चंद लटों को अपने चेहरे पर आवारगी से हरकत करता महसूस कर रहा था। एक खुमार सा इसकी खुशबू से इसके सहन पर सवार होने लगा था। आपके आपके साथ के लिए मुझे हर आजमाइश कबूल है। वनीज़ा फिर से उस सिसकती हुई मध्यम आवाज़ में बोली, जबकि शहरोज इसके चेहरे पर झुकने लगा। सोच तो पछतावा ना हो इन बातों का बाद में। इससे पहले वनीज़ा इसको कोई जवाब देती, शहरोज ने इसे अगला लफ्ज़ बोलने काबिल नहीं छोड़ा था। चंद सेकंड बाद इसने वनीज़ा की आंखों से निकलते आंसू को गौर से देखा। सुबह पछताना अभी इनकी ज़रूरत नहीं। इसने बेदर्दी से इसके आंसू साफ किए और इसके नाजुक वजूद को अपने सख्त गिरफ्त में जकड़ लिया। सुबह खूबसूरत इन चारों के लिए हरम ने तो शामिर से कोई बात नहीं की थी। इसे शामिर से अव्वल तो शर्म ही बहुत आ रही थी, जबकि दूसरा वो इससे अपनी जान में नाराज़ भी हो चुकी थी, जबकि दूसरी जानिब शामिर को न जाने क्या हुआ था। अजीब खामोशी ने इसके होठों को कफल लगा दिया था कि वह अपने मुंह से एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं था। इसकी खामोशी सभी महसूस कर चुके थे, जबकि दूसरी जानिब वनीज़ा बिल्कुल खामोश थी, जबकि शहरोज़ की शौकिया का कोई लेवल तक नहीं था। वनीज़ा समझ नहीं पा रही थी वो इंसान वाकई खुश है, ये सिर्फ बन रहा है। इसके अलावा शहरोज़ सीधी ज़बान में इसकी जान को आया था। वो अम्मा के सामने भी इसे तंग करने से बाज ना आया और नाश्ता करते हुए टेबल के नीचे से इसका हाथ थाम लेना, जिससे इसका नाश्ता करना मुहाल था।
وہ ونیزے کو ہلکان کرنے کی ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ شاید وہ اس کا اسٹیمنا چیک کر رہا تھا کہ وہ کس حد تک اپنی بات پر سچی ہے، مگر وہ تو اپنے دل و ذہن کو اس کے ساتھ رہنے کے لیے پوری طرح آمادہ کر چکی تھی۔ اس وقت وہ چشموں کے پاس کھڑے قدرتی حسن کو دیکھ رہے تھے، جبکہ شان اور اما ان کے پاس ہی تھی، سب باتوں میں مگن تھے، جبکہ شامل ان سب سے دور خاموشی سے حرم کی پشت کو تک رہا تھا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایسا بھی کمزور نفس نہیں تھا اس کا، وہ کم سے کم اپنے سب سے بڑے دشمن کی چہتی کو اپنے دل کے مقام پر نہیں بٹھا سکتا، بھلے اس کے دل زخمی کیوں نہ ہو جائے۔ کیا ہوا اگر حرم کو وہ اور تکلیف نہیں دے سکتا، مگر وہ اپنا گزرا ہوا کل کسی صورت نہیں بھول سکتا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے آپ اپنی اذیت میں گزرے ماہ سال کو فقط ایک لڑکی کی چند دنوں کی رفاقت سے بھول جائیں؟ ہرگز نہیں، کسی صورت نہیں۔ وہ حرم کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا تھا تو ایسے اپنے اس کے جذبات کے ساتھ یہ مذاق ضروری تھا۔ اس نے غصے سے ایک درخت پر مکہ مارا۔ نہیں رضا، تمہارا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں انجام تک پہنچا کر سکون ملے گا مجھے، ورنہ میری روح یوں ہی بد سکون رہے گی۔ اس نے غضبناک انداز میں سوچا اور ان سب کے پاس سے ہٹ گیا۔ جبکہ سامنے حرم کو اچانک ہی میر یاد آیا تو وہ اماں کو کان میں کچھ کہہ کر میر کی طرف دوڑی۔ میر رکے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ حرم نے پوری آواز میں چیخ کر اسے پکارا تو کئی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ شامل کا دل کیا ادھر ہی کسی پتھر پر سر مار کر سر پھوڑے اپنا، جبکہ کسی شخص نے حرم کو گہری نظروں سے دیکھا اور اس کے نزدیک آنے لگا۔ دوسری طرف سے شامی دور کڑائی سے گھور رہا تھا، جبکہ حرم سب کی نظروں سے کنفیوز ہوتی رو دینے کو تیار تھی۔ اس سے پہلے وہ شخص تک پہنچا، شامی دندناتا ہوا حرم تک آیا تھا۔ کیا تمہارا ہر جگہ اپنا یہ بچپنا ثابت کرنا ضروری ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ حرم کو اس کا لہجہ اور چہرے کی سنجیدگی پہلے روز کی مانند لگی تو اس کی زبان اٹھ نہ سکی۔ نہیں نہیں، میں کوائٹ اور اماں کے پاس جاؤ اور اب وہاں سے ادھر ادھر گھومتی مجھے نہ دیکھنا، اس نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے پہچان کا عنصر غائب تھا۔ میر حرم کی آنکھیں بھیگ گئیں اس کے شفاق انداز پر۔ مر گیا میر، وہ بڑبڑایا اور حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اماں کے نزدیک لے گیا۔ چھٹیاں منانے نہیں آیا ہوں، کام بھی تھا میرا یہاں، تو آپ اس کو قابو میں رکھیں۔ اماں کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھماتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ سب پیچھے اچانک بدلنے والے اس کے رویے پہ پریشان تھے، جبکہ حرم کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو اماں نے صاف کیا۔ اماں ہوٹل چل لیں پلیز، اس نے کہا۔ دل یکدم اداس ویران ہو چکا تھا۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز وہ اتنے برے رویے سے کیوں کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی کچھ بھی۔ اس کے کہنے پر وہ سب ہوٹل کی جانب چل دیے، جبکہ دور کھڑا شخص شامل پر بے چتاب کھا کر رہ گیا۔ حرم ہوٹل آتے ہی اپنے روم میں بند ہو چکی تھی، جبکہ شانزیں وہیں ہوٹل کے گارڈن میں دور کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ ونیزے بھی اس کے ساتھ تھی، جبکہ اماں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور شہروز ان سے کچھ فاصلے پر کسی ملنے والے سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ پاپ کارن کھاؤ گی؟ ونیزے نے مسکرا کر شانزے سے پوچھا تو جس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے نزدیک آتی فٹ بال کو زمین پر سے اٹھا لیا، جبکہ ونیزے کینٹین کی طرف چلی گئی۔ میں نہیں دینے والی، وہ ایک بڑے پیار سے چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہوئے بولی جو اسے گھور رہا تھا۔ تم بولتے نہیں ہو؟ شانزے نیچے بیٹھ کر اس کے گالوں میں پڑنے والے گڑوں پر انگلی رکھ کر بولی، ساتھ ہی اسے ہنسی بھی آئی کہ وہ بچہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ اسے پیار سے اس کے بڑے بڑے گال چومے اور بال اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ جو بچہ لے کر اپنی فیملی کی طرف بھاگا تو وہ مسکرا کر پلٹی اور بڑا زور سے کسی نے سے ٹکرائی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ اپنے ناک رگڑتے ہوئے بولی، جبکہ فیضان حیرت سے شانزے کو تک رہا تھا۔ آپ گاڈ، مجھے نہیں پتا تھا ہماری ملاقات اتنی رومانٹک جگہ پر، وہ بھی اتنے رومانٹک موسم میں ہوگی۔ فیضان چہکا۔ ہلکی ہلکی رم جھم شروع ہو چکی تھی، جس کے باعث وہ وہاں سب ہٹ کر اب ہوٹل کے اندر جانے لگے تھے، جبکہ کچھ منچل اب بھی باہر ہی تھے۔ دماغ ٹھیک ہے؟ شانزے طبیب پہچان تو وہ چکی تھی، یہی وہی چپکو ہے جو ایک ماہ پہلے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا، اب لگ رہا تھا ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سے جو ملاقات ہو چکی ہے۔ فیضان نے پورے دانت نکالے۔ تم میرے بھائیوں کو نہیں جانتے، یہ دانت توڑ کر تمہاری ہتھیلی پر سجا دیں گے۔ شانزے طنزیہ مسکرائی اور برا سا منہ بنا کر وہاں سے جانے لگی۔ ارے ایک منٹ، یہ تم اکیلی کیوں گھومتی پھرتی ہو؟ بھائیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ خیر ہے، میں کوئی ڈرتا ہوں سالوں سے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سالوں لفظ پر شانزے نے اس کو گھورا، جبکہ فیضان مچلا، یہ تو پوری شیرنی تھی۔ میرا مطلب باعزت محترم سالے، میرا رشتے میں سالے گالی تھوڑی نہ دی ہے۔ وہ اس کے گھورنے پر اپنی بات کلیئر کر کے بولا، تم نے شکل دیکھی ہے اپنی؟ شانزے نے ماتھے پہ بل ڈالے، جبکہ فیضان کی مسکراہٹ ہی نہیں تھم رہی تھی۔
हाँ हूँ बहू बहू तुम्हारी जैसी है। हाँ हूँ बहू तुम्हारी जैसी है, पक्का हमारे बच्चे। लाला शान से चिल्लाए तो फैजान के रंग फाक हुए। देखो ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता, साले बहनोई को पीटे। वो बगैर मोड़े तकरीबन आजारी करने लगा, जबकि पहली बार शान से इसकी हरकत पर मुस्कुराए। वो डरा ही इसी तरह था। हड्डियाँ सलामत चाहते हो तो अब शक्ल न दिखाना, शान ने अब सख्ती से कड़े तेवरों में कहा और वहाँ से गुजर गई। जबकि फैजान ने पलटकर बालों में हाथ फेरा। हंसी तो फंसी। शानजी मैडम तुम्हारे लिए तो हड्डियाँ भी तुड़वा लूं। इससे दूर जाती इसके पुष्प को देखा। दूसरी तरफ से आते शामिर ने इसके शाने पर हाथ फैलाया तो फैजान की आंखें भी फैली और वो नामहसूस तरीके से इनकी तरफ चलने लगा। लाला अपने पे बहुत गुस्सा किया। लाला आपने बहुत गुस्सा किया है भाभी पर। शांति की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। ओह गॉड, ये इस जल्लाद की बहन है। फैजान के तो हाथ पांव फूल गए और इससे पहले शामिर पलटता, फैजान खुद ही पलटकर तेजी से वहां से भागा। यानी हरम भी इधर ही थी, इसने सोचा और हरम से मिलने का इरादा बांधा। अकेली यहाँ क्या कर रही हो? शहरोज ने इसकी पूछ देखी, जो वाइट शर्ट पजामे में दुपट्टा लिए बेहद हसीन लग रही थी। कोई भी इसके इस हुस्न से इम्प्रेस हो सकता था। वो शानजे ने पॉपकॉर्न खाने का कहा तो मैं लेने आ गई, मगर यहाँ तो लाइन ही बहुत लंबी है। वो झंझलाई हुई लगी। अकेले आने की क्या जरूरत थी, इसे भी साथ ले आती। शहरोज ने इर्द गिर्द देखा, जहाँ काफ़ी रश था तो वनी से खामोश हो गई। चलो रहने दो, इसने इसका हाथ पकड़ा। अरे इतनी मुश्किल से दूसरा नंबर आया, मुझे लेने दे, वो बोली और पॉपकॉर्न वाले को पैसे दिए, मगर इसने क्लच चेक किया जो खाली था। इसका हैरत से मुंह खोला, इसका क्लच कभी भी खाली नहीं होता था। बाबा एक काम तो बाकायदगी से करते थे, वो था इसको पैसे पहचाना। वनीजे ने शहरोज की तरफ देखा, जो देखकर भी अनजान बना खड़ा था। हाँ दो दो पैसे, इसने कहा तो वनीजे ने अफसरदगी से इसकी तरफ देखा। एक तो तुम लड़कियों का भी अजीब है, कैश करने के लिए ऐसे हो जाएंगी जैसे मेमना, वो बोला और अपनी पॉकेट से पैसे निकाल कर आदमी को दिए और पॉपकॉर्न के थैले पकड़कर वो वहाँ से अभी हटे ही थे कि अरे सर आप यहाँ। शहरोज की एक स्टूडेंट अचानक नमूदार हुई। अव्वल तो शहरोज किसी से बात नहीं करता था, मगर अचानक इस लड़की की आमद से इसने खुश अखलाकी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का सोचा। अरे आप कैसी हैं? दर हकीकत वो उसका नाम भी नहीं जानता था। मैं बिल्कुल ठीक। ओ गॉड सर, आपको मैं याद हूँ? सीरियसली मुझे बहुत हैरत हो रही है। वो लड़की गालों पे हाथ रख के हैरत का इजहार करती, जबकि शहरोज मुंह में पॉपकॉर्न डालता बाजे खिलाए सर हिला रहा था। वनीजा ने उकता कर ये मंजर देखा। वो खूब समझती थी। सर प्लीज़, मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती हूँ। वो लड़की अब ज़्यादा फैल रही थी, मगर शहरोज तो गुल फार्म में था। क्यों नहीं, आप जैसी टैलेंटेड और होनहार तालबा के वालिदैन से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, वो बोला तो ये सोचकर वनीजे ने फुल जल रही थी और वनीजे की तरफ झुका। बहुत खूबसूरत भी है। इसने और दो तीन पॉपकॉर्न भी डाल लिए। ओके मैं थक गई हूँ, रूम में हूँ। वनीजे ने इधर देखते बेतासुर लहजे बस इतना कहा और वहाँ से 9 2 11 हो गई। जबकि शहरोज को खांसी लगी थी, सारा पॉपकॉर्न में से बाहर निकल गई। जबकि इसने वनीजे की पूछ को खूनी नज़रों से घूरा। सर चले फिर। वो लड़की इसका हाथ पकड़ने लगी। शट अप आप, शहरोज दबा दबा कर राया और वहाँ से बगैर कुछ देखे वो पलटा और दौड़ते हुए होटल के अंदर की जानिब चल दिया। अब वो कम से कम वनीज़े को नहीं छोड़ने वाला था। बहुत थकी हो ना, बताता हूँ तुम्हारी थकन की तो ऐसी की तैसी, वो दाँत खिचखिचा बोला और रख कर अपने रूम की तरफ था और रुख अपने रूम की तरफ था। हरम का रो रो कर बुरा हाल था। किसी इंसान के नरम रवैये के बाद इसका ऐसा रवैया भला वो कैसे बर्दाश्त कर लेती? वो भी वो शख्स जिसने ज़बरदस्ती अपना आप इसके वजूद, इसका दिल और दिमाग इसकी सांसों में उतारा था और अब वो ऐसे बेगाना हो गया, कितनी सख्ती से बोला था। हरम के पास कहाँ वो गुस्से से उठी। मैं क्यों रहूँ, मेरा जहाँ दिल करेगा वहाँ जाऊँगी। वो सोचती हुई रूम से निकली और नीचे रिसेप्शन हॉल में आई तो वहाँ शामिर की पीठ नजर आई। वो किसी लड़की से बात कर रहा था। लड़की बेहद खूबसूरत थी, इसकी ड्रेसिंग भी मॉडर्न थी और सबसे प्यारी बात, इसके गाल पर डिम्पल पड़ते थे। वनीजे के दिमाग में शामिर की वो बात आई कि मेरी लड़की ढूंढे जो मुझे बीवी लगे, कम से कम बच्ची तो नहीं। यानी ढूंढ लिया आपने? वो सिसकती हुई बोली। दिमाग तो इतना ही था। और मुंह पर हाथ रखकर पलटी, इसका बस नहीं चढ़ा था यूं ही बच्चों की तरह रोते। वो रूम में आई कहीं जाती, हर जगह पाया जाता था वो। हाँ हॉट, मेरी भी हाइट छोटी नहीं है। इसने शीशे में अपना हुलिया देखा। जब से शामिर का साथ मौसा था वो जीन्स शर्ट को तरक कर चुकी थी।
इसने अपना कद नापना चाहा कि कैपरी शर्ट में बिल्कुल छोटा सा लगा। इसने अपने दांत चबा डाले तो ये है गुस्से की वजह। अब मेरा क्या होगा, इसने सोचा और बेड पर औंधे मुँह गिर कर बुरी तरह रो दी। मगर वही चुप वो खुद ही होना पड़ा। पहले टेस्ट देहाती था, अब अचानक मॉडर्न हो गया। इसने गुस्से से उसका तकिया उठाकर फेंका। दिल तो कर रहा था कच्चा चबा जाऊँ इस लड़की को, मगर नहीं, इसे पता चलना चाहिए हरम कितनी खूबसूरत है और शामिर सिर्फ हरम का दीवाना है। शायद इसने नाखून कतरे और जल्दी से उठकर शामी के वार्डरोब देखने लगी। वहाँ तो सब बड़ी बड़ी शर्टें थी, बट इट्स ओके। इसने एक वाइट शर्ट खींची। अब मैं भी मॉडर्न बन जाऊंगी, जैसे आपको पसंद मैं वैसी ही होंगी, मगर आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। वो खुद से बहुत कुछ सोच चुकी थी। एक जीन्स तो ब्लैक कलर की इसके पास भी थी, कर कुर्ते के साथ पहनने के लिए इसने वही खींची और ड्रेसर की तरफ चली गई। मेकअप के नाम पर बस एक सुर्ख लिपस्टिक लगाकर वो बालों को आड़ी मांग देकर एक शाने पर आगे किया। बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी, मगर अफसोस इसकी हील नहीं थी। इसने आईने में खुद को देखा और घुटनों तक जाती शर्ट का एक कोना जीन्स के अंदर करके एक बाहर छोड़ दिया। बाजू फोल्ड किए जबकि ऊपर से दो बटन खोले। वो तौबा शिकन बनी अब बाहर निकली, तभी शामिर भी रूम में आया। हरम जो ड्रेसर का दरवाज़ा बंद कर रही थी, इसकी तरफ मुड़ी तो बड़े स्टाइल से इसके आगे आए बाल चेहरे से हटाए। शामिर अपनी जगह स्टिल हो गया, जबकि इसको देखना शामिर का मुंह खुला हरम को कांपने पर मजबूर कर गया। अजीब नशीली शय थी। रात का नशा वो गुस्सा करके झटक रहा था कि वो भी सरापा इम्तिहान बनी खड़ी थी। हरम, शर्माना बंद करो, बोलो, बोल्ड बनो। इसके अंदर कोई बोला तो वो होश में आई। ठीक कहती हो, इसने बड़बड़ाकर जवाब दिया और अपने कांप उठे कदमों को जोर जोर से जमीन पर जमाती इस तक पहुंची तो शायद मीर की हाइट से काफ़ी छोटी इसकी हाइट थी। इसने अफ़सोस करने पर मिट्टी डाली और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। शामिर तो इतना दंग हुआ कि मुंह से एक लफ्ज़ भी फूट ना पाया। ये क्या कर रही हो हरम, इसने सोचा, जबकि एज वॉइस इसे आवाज़ दे रही थी। अच्छा है, इसे अपना एहसास कराओ। मीर इसकी कांपती उंगलियों की थरथराहट अपने सीने पर महसूस करके शामिर का जब जवाब दे किया। इसने हरम की कमर पे हाथ डाला और उसको घुमाकर दीवार पर चिपका दिया। अब वो उसकी सुर्ख अनारी लबों को देख रहा था। दिल तो करता इसकी लिपस्टिक ख़राब कर दे, जबकि दिमाग कह रहा था फिर से पछताने के लिए रेडी रहो। शामिर ने दिल की सुनी और उस पर झुक किया। इस तरह के हरम से सहम ही गई। वो हमेशा एक जुनून लिए हुआ था। वो कुछ देर बाद हटा। इसकी लिपस्टिक वाकई ख़राब थी। इससे पहले वो कोई और अमल करता, क्योंकि ऊपर के खुले दो बटन। शामिर होश में आया। ये क्या बेहुदा हुलिया है, वो गुस्से से बोला। हरम ने गहरा सांस लिया। आप ही को पसंद है ये, हरम ने भी गुस्से से कहा, जबकि रोना भी आया। अब भी वो गुस्सा नहीं गया था। मैंने कब कहा ये, वो बुनाया। नहीं कहा है, बाहर जिस इस लड़की से चुपके खड़े थे ऐसी ही थी वो बोली तो आवाज़ रौंद गई। क्या बकवास है, शामिर हैरान हुआ, जबकि अब हरम दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रो दी। आप सुबह से डांटे जा रहे हैं, फिर मैं क्या करूं, हरम इसकी तो शामिर ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए।